दिन भी है, क्रिसमस का दिन भी है। बड़ा खुशी का दिन हम सब लोग मनाते हैं सारे विश्व में। और श्रद्धेय अटल जी का 100वां जन्म दिवस आज है। सवेरे से कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आज सदैव अटल पे जो उनकी समाधि है वहाँ पे सवेरे भजन के कार्यक्रम था, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सारे मिनिस्टर, सब लोग पहुंचे हुए थे। फिर उसके बाद अपना पार्टी का यहाँ पे कार्यालय पे भी कार्यक्रम हुआ था 11 बजे करीब ना। फिर उसके बाद दिन भर सभी मंडलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो यहाँ दीनदयाल मंडल पे आप सब यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ हमारे यहाँ के सांसद प्रतिनिधि श्री संजय बाली जी हैं। कितने जब बता रहे ना, जैसे कब से हमारे पिताजी जब ये 1990 की बात है, जब हम नोएडा में आए थे, 10 वर्ष वो संचालक, हाँ 10 वर्ष संचालक रहे और सबका काम तब शुरू हुआ था। तब से साथ में उनके काम की आप देखते थे, मैं छोटा था। हमारे यहाँ के यशस्वी मंडल अध्यक्ष लोकेश जी, हमारे कटारिया जी, महामंत्री जी, अनिल जी चले गए, और RWA के अध्यक्ष अवाना जी, और यहाँ पर महिला मोर्चा, महिला बहनें, युवा मोर्चा और इस दीनदयाल मंडल के पदाधिकारी। देखिए, अभी संजय बाली जी और लोकेश जी ने कुछ बात आपको बताई है। अटल जी का जो जीवन था वह अपने आप में बहुत प्रेरणादायी तो था, और जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लोगों को ही केवल वो उत्साहित नहीं किया, प्रेरणा नहीं थी, बल्कि अपोजिशन के समय जो उनके विरोधी थे वो भी उन्हें अजात शत्रु कहते थे। कोई भी उनके विरोध में किसी भी तरह से, नेहरू जी ने उनके बारे में उस समय कहा था, जब वो 25-27 साल के पहली बार पार्लियामेंट में MP बन के गए थे, और उनका पहला भाषण हुआ था पार्लियामेंट में। नेहरू जी उस समय के वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि मैं अटल जी को आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूँ। ये उस वक्त उनके एक भाषण से उनको तो जैसा लोकेश जी ने कहा, बाली जी ने कहा, हम भी बचपन से उनको सुनते थे कि लोग अटल जी के भाषण सुनते, कई दूर जाते थे, अपना डिब्बा लेके चले जाते थे, पानी की बोतल, इतनी भीड़ होगी, और उनका जब भाषण होता था, और उसके बाद तो जो जिस तरह से लोग तो ये कहते थे कि भाषण से भी अच्छा जब वो उसमें गैप में जो रुक के बोलते हैं, उसको बहुत आनंद से लोग सुनते थे। ऐसे शख्सियत का आज जन्मदिन है। हम सब उनके उस संगठन, उनके विचार, उनके कार्यकलापों से जुड़े हुए हैं, और हमारा तो काफी संबंध रहा ही है। विक्टोरिया पटेल हाउस आप लोगों ने देखा होगा। विक्टोरिया पटेल हाउस में सिंगल रूम फ्लैट्स है, यानी 1 बेडरूम प्लस 1 एक ड्राइंग रूम टाइप के वैसे फ्लैट्स है FPs के लिए। तो हम 3rd फ्लोर पे रहे, काफी जब लोग शुरू में आए थे तो हम 3rd फ्लोर में रहते थे, और अटल जी ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। मतलब किस तरह से इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी वो सिंगल रूम के फ्लैट्स में और वही पार्क में घूमते हुए उन्होंने जीवन, ऐसी सिंप्लिसिटी के जीवन से उन्होंने जिया है, अजात शत्रु के रूप में जिया है। और जीवन में तो सादगी थी, लेकिन विचारों में पूरी परिपक्वता और पूरा जो संगठन की कला है, देशभक्ति की बात है, वो पूरी हम उनके जीवन में हमने देखी है। आज प्रधानमंत्री जी के आर्टिकल भी कई पेपर्स में, न्यूज़पेपर में उनके संस्मरण आए हैं। और एक कविता आपने सबने सुनी होगी, केवल जीवन की बात नहीं है, मैं जी भर के दिया, मन भर के मरूं, फिर लौट के आऊंगा, मौत से क्यों डरूं। मैं तो इतने लोगों से मौत का बात सोच कर लोग डरते हैं, और जब उनके अंतिम समय में, आखिरी उनकी कविता थी, जब उनका जीवन मतलब लग रहा था कि काफी अब कितना दिन रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, तब उन्होंने ये बात जीते हुए कहा कि जिसने अपना ऐसा जीवन जिया है, फुलफिलिंग लाइफ कहते हैं ना, जीवन हर आदमी को कहते हैं, भाई ऐसा जीवन जियो जिससे आपको मौत के समय ये लगे कि मैंने जो उद्देश्य अपने जीवन में रखे, मनुष्य जीवन में रखे, समाज हमसे जो एक्सपेक्ट करता है, मेरा परिवार जो मुझसे एक्सपेक्ट करता है, वह मैंने पूरे किए, तो वो एक सेटिस्फाइड
जीवन जो जिया वो उन्होंने जिया है। संगठन को कहाँ से कहाँ तक लेके गए। दो एमपी रह गए थे हमारे। वहां से एक समय ऐसे आया कि जब केवल मात्र 2 एमपी हमारे पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के रह गए। वहां से उठा के 1998 में हमारी सरकार कोalition की जो गठबंधन की सरकार बनी, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तो रहा ही नेहरू का। मैं ये उनके कार्यकालों में और ऐसा ही नहीं है, इंदिरा अपोजिशन में भी जब इंदिरा गांधी का समय था, उस समय इंदिरा गांधी पूरी पावरफुल प्रधानमंत्री के रूप में 1972 के बाद जिस तरह से बांग्लादेश के बाद बहुत मजबूती से इंदिरा गांधी की सरकार बनी प्रधानमंत्री के रूप में थी, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रखने के लिए जो बांग्लादेश के ऊपर जो स्थिति थी, कई लोग काफी नाराज थे उस समय विश्व में, तो यूनाइटेड नेशंस में भारत का पक्ष रखने के लिए इंदिरा गांधी ने अपोजिशन के लीडर के रूप में उन्होंने कहा देशभक्ति की मिसाल है जो अटल जी के अंदर है, वो अपोजिशन के लीडर होके भी यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए भारत सरकार को, कांग्रेस की सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे गए। तो ये अपने आप में कितना एक तरह की राजनीतिक रूप से उनके जीवन में कितना ठहराव था, कितना महत्वपूर्ण था। वहां पे उन्होंने हिंदी में भाषण दिया पहली बार, हिंदी का वर्चस्व, हिंदी का गौरव, वह उन्होंने वहां पे रखा। यूनाइटेड नेशन में पहली बार किसी ने हिंदी में भाषण दिया, वो हिंदी का गौरव, अपनी संस्कृति, समाज, कविताओं का तो उनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था ही। मैं एक और बात आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, मैंने इंदिरा गांधी जी का बताया, नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर, अपोजिशन से जितने प्रधानमंत्री जो पार्टी में थे, प्रधानमंत्री थे, सबके साथ व्यक्तिगत जीवन के में बहुत अच्छे उन्होंने संबंध रखे। और जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो अटल जी की एक कविता की पुस्तक, मेरी 51 कविताएं जो रिलीज की गई नरसिम्हा राव जी ने, तो चंद्रशेखर जी वहां पे बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी ने कि मेरे गुरु जो हैं वह अटल बिहारी वाजपेयी है। तो जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बोलने के लिए उनकी किताब के मोचन करने से, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी गुरु अटल बिहारी वाजपेयी। तो सब जगह जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, जिस तरह से समाज के हर वर्ग को साथ में लेके अभी मैं मोदी जी का आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ओबीसी, दलित वर्ग, गरीब वर्ग के लिए कितने सारे काम तो किए। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का जो लक्ष्य है, समाज के हर वर्ग को साथ लेके मजबूत राष्ट्र को खड़ा करने की बात है, उसको पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया, लागू किया। और ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में विकट परिस्थिति नहीं आई। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया उन्होंने, जब न्यूक्लियर बम पहली बार बनाया, जब भारत में पहली बार एक्सप्लोजन जो न्यूक्लियर बम का किया, तो अमेरिका जिस तरह से वो आप सबने देखी होगी वो फिल्म आई थी अक्षय कुमार की थी ना, जिसमें जो उन्होंने उसके बारे में पूरी घटनाक्रम बताई, पोखरण में जिस तरह से दिखाया। और मैं ये जो नीता चौधरी ने अभी अटल जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है काफी बढ़िया, कैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उनके जीवन में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और उसके बाद अमेरिका उस समय बहुत मजबूत राष्ट्र अभी भी है, उस समय तो बहुत ही मजबूत था, भारत पूरी तरह से आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। तो उसने कहा था कि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे भारत तो हम सैंक्शन लगा देंगे, यानी आपके पूरे व्यापार विश्व के रूप के जो व्यापार का जो उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। आपको जो बड़ी बड़ी जो IMF, वर्ल्ड बैंक से जो कई बार लोन सहायता मिलती है उन सबको हम रोक देंगे, आपके आयात निर्यात पे हम रोक लगा देंगे। और उन्होंने पूरी तरह से उसे किया और लोगों को उस समय के जो आर्थिक विशेषज्ञ थे उन लोगों ने बताया कि अगर ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा और अमेरिका अगर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी डीरेल हो जाएगी, काफी मुश्किल में आ जाएगी।
लेकिन अटल जी ने कहा कि राष्ट्र का स्वाभिमान बहुत जरूरी है, राष्ट्र के स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, परमाणु बम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ उसी दिन को तैयार हुआ था, तैयार तो नरसिम्हा राव जी ने, उसके पहले चंद्रशेखर जी ने, और इवन और भी प्रधानमंत्री कई लोग सोचते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि परमाणु बम करने, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। अटल जी ने वो काम किया। 11 मई को वो पहला विस्फोट हुआ। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि मैं प्रतिबंध तो लगा ही दिए, 13 तारीख को फिर से दोबारा से विस्फोट किया। एक विश्व को बता दिया कि भारत का स्वाभिमान, भारत की स्वतंत्रता, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो हम करेंगे। और आर्थिक प्रतिबंधों को भी, उनको चैलेंज को स्वीकार करते हुए बहुत सारे काम उसके समय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए किए। देश की स्वतंत्रता और देश की अखंडता और देश के जो सुरक्षा, उस पर पूरा काम किया। और एक यही केवल बात नहीं है, उनका जो जीवन का पहलू, जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष की जीवन की समीक्षा करता है या उसको एक तरीके से अपने जीवन में याद करते हैं हम, तो उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को हम अवश्य देखते हैं। पहला, अजातशत्रु के रूप में सबके साथ सर्वग्राही, सबके साथ भाईचारा, उस तरह का संबंध, अपने वैचारिक भिन्नताओं वालों के लोगों के साथ भी संबंध उनके रहते हैं। उनकी एक कविता बड़ी फेमस है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण, छोटे छोटे वाक्य इतने गूढ़ थे। उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। एक एक लाइन के इतने महत्वपूर्ण है। जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट हो गई, गोवा में अधिवेशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि विकट परिस्थिति कितनी भी हो तो हम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं ठानूंगा। फिर से नए संकल्प के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी संगठन को खड़ा करूंगा। उस शक्ति के सवेरा होगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। कितना फेमस वो बात है। जब आप विकट परिस्थिति में, चाहे वो न्यूक्लियर परमाणु विस्फोट के कारण हो, पाकिस्तान का हमले के कारण हो, भारतीय जनता पार्टी का जनता में समर्थन कम होने की बात हो, या अन्य तरह की विकट परिस्थिति है, जो टेररिस्ट अटैक हुए, कारगिल का युद्ध हमारे ध्यान में, कारगिल कैसा विकट परिस्थिति में युद्ध करके कारगिल विजय हम लोगों ने देखी देश में। पाकिस्तान ने जिस तरह हमारी पीठ पे चुना घोंपा, उसको भी हम लोगों ने देखा। कितना प्रयास किया, उन्होंने कहा कि हम मित्र नहीं मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो उसके लिए भी पाकिस्तान के साथ भी पूरी तरह से उन्होंने प्रयास किया। चाहे मुशर्रफ को यहाँ बुलाया, आगरा का वो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब पाकिस्तान नहीं माना, नहीं किया, तो फिर युद्ध के हिसाब से कारगिल के अंतर्गत उसको हराया। तो उनका अजातशत्रु संबंध, कवि हृदय, वो उनका जो हिंदी और देश के प्रति प्रेम, उनका मजबूत संगठन की शक्ति, जो मैं कह रहा था कि छोटे मन, ये संगठन का मूल मंत्र है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। यह संगठन के लिए कितना बड़ा मूल मंत्र है। अगर हमें संगठन खड़ा करना, आज भारतीय जनता पार्टी 19 करोड़ हमारी जो है मेंबरशिप हो गई है, 16-17 प्रदेशों में हमारी सरकार है, केंद्र में तीसरी बार इतनी मजबूत सरकार बन गई। यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँचे, ये संगठन के कारण है, जो मजबूत संगठन देश में खड़ा किया, जो हमारे पूर्वजों ने, उनका सब पूरा योगदान है। संगठन खड़ा करना और आर्थिक रूप से, जब भारत, देखिए विश्व में आज हम भारत की जो परिस्थिति देखते हैं, आज भारत का सब जगह पूरे विश्व में नाम हो रहा है। भारत हर प्लेटफॉर्म पे, आदरणीय मोदी जी को हर प्लेटफॉर्म पे बड़ा सम्मान मिल रहा है, उनको कई अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। भारत को जो अलग अलग मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे भारत को बात को मजबूती से सुना जाता है, चाहे WTO, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यह क्यों है? भारत, विश्व इस वक्त मान के चल रहा है कि आने वाले समय में भारत
आर्थिक महाशक्ति के रूप में सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था तो बढ़ी रही है, लेकिन आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। और आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पे जब हम चल रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसमें पूरा विश्व अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है, इसलिए वो भारत की तरफ देख रहा है। तो किसी भी देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना जरूरी है अगर उसको ग्लोबल लीडरशिप अपनी स्टैब्लिश करनी है। तो आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जिस रास्ते पे हम चलें, तो वैश्विक रूप से जो अलग अलग जो देश है या लोग हैं जो भारत में अपना उस अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू जो शुरुआत की थी वो भी अटल जी के समय में हुई थी। गोल्ड स्वर्णिम चतुर्भुज जो रोड आप देखते हैं आज, नितिन जी ने पीछे एक जगह कहा कि अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो उसने लिखा हुआ है कि उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इज ग्रेट इकोनॉमिक पावर, इसलिए उसकी सड़कें अच्छी है, इसलिए नहीं है कि आर्थिक रूप से संपन्न है अमेरिका, बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए आर्थिक रूप से वहाँ पे संपन्नता है। तो जब 1998 में सरकार आई थी तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क बनने का जो इनिशिएटिव है वो अटल जी के नेतृत्व में हुआ। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव-गांव को उस मेन सड़क चतुर्भुज से जोड़ने की योजना वो अटल जी ने की। आज हम मोबाइल की टेक्नोलॉजी को हम इतना इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल लेवल पे जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है देश में, या मोबाइल पेनिट्रेशन है, और जिससे हमारा हर रोज का जीवन इतना सुचारू रूप से चल रहा है, वो टेलीकम्युनिकेशन की जो रिवॉल्यूशन के रूप में जो अटल जी के नेतृत्व में हुई थी। प्रमोद महाजन जी थे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनके नेतृत्व में या पूरी तरह से पूरा टेलीकम्युनिकेशन का जो इतना जो पूरा रिवॉल्यूशन 5G स्पेक्ट्रम 4G 2G ये सब आए वो उनके सामने है। तो एक विजनरी लीडरशिप थे, मजबूत राष्ट्र के हिसाब से वो देख के चलते थे, विकट संकटों में पूरी तरह से मजबूती से खड़े होकर चलते थे, सब समाज के लोगों को साथ लेके चलने का उनका कार्यकलाप था, और जो पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में लाने का अटल जी ने काम किया। ऐसे महापुरुष, ऐसे श्रद्धेय जो हमारे पार्टी के नेतृत्व जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक लाया, उनके जन्म दिवस पे हम सब यहाँ आए हैं दीनदयाल मंडल में, तो हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनको हम याद कर रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस 100वें जन्म दिवस पे हम सब आए, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने श्रद्धा सुमन तो उनको अर्पित करेंगे, करें भी हैं, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा लेके भी आगे बढ़े, तभी उनका जो सच्चा जो उनकी इच्छा थी उस पूरी करने में हम सफल होंगे, है ना। एक दो बातें मैं वर्तमान में भी कर रहा था कि इतिहास महत्वपूर्ण है, इतिहास के लोगों को हमें याद करना चाहिए, जो इतिहास को भूल जाते हैं, जो जिन लोगों ने अपना जीवन पूरा खपा दिया है, उनको अगर याद नहीं करते तो हमारे लिए एक तरीके से गलत बात है कि हमें उन लोगों को जीवन को याद करके उनको स्मृति में रख के उनके गुणों को अपने साथ अर्जित करना है। इतिहास का इतना महत्व है, लेकिन भविष्य के अंतर्गत भी हमें पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए। आज जब भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो विश्व की कई शक्तियां हैं जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती, और उस वैश्विक स्तर पे जो शक्तियां हैं वो सोचती है अगर भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाएगा तो उनकी जो जिसको कहते हैं उनका वर्चस्व वह कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, चाहे वो चीन हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, धीरे धीरे उनका वर्चस्व कम होता जाएगा, भारत का बढ़ता जाएगा, और उसमें एक तरीके से चाहे वो मीडिया, ग्लोबल मीडिया में ले लो या इस्लामिक शक्तियों को ले लो या जो लेफ्ट लिबरल कहते हैं, जो साम्यवादी लोग हैं, जो जिनको इन लोगों के नेक्सस के अंतर्गत भी भारत को कमजोर करने की शक्तियां भी पूरी तरह से एक्टिव है।
और उसमें देश के कई जो अपोजिशन के लीडर है, एक समय था जब हम अपोजिशन में थे, तब भी हमने किस तरह से सरकार को सपोर्ट किया राष्ट्रीय मुद्दों पे, लेकिन आज का जो अपोजिशन का जो नेतृत्व है वह तुच्छ स्वार्थ के लिए, तुच्छ राजनीति के लिए वैश्विक उन शक्तियों के साथ मिल जा रहा है जो कि भारत के लिए अच्छी नहीं है और भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। तो इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इसमें ये जो नैरेटिव है, देखिए हम सब राजनीतिक क्षेत्र से काम करता है, हम राजनीति में काम करते हैं, राजनीति में हम इतने वर्षों का सबका एक्सपीरियंस होगा, हमने देखा होगा कि राजनीति में कुछ नैरेटिव हवा इसकी चल रही है, इस बात की हवा चल रही है, राम मंदिर की हवा चल रही है, धारा 370 की बात है। तो ये जो नैरेटिव जिसको कहते हैं वैश्विक स्तर पर राजनीति में जो नैरेटिव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ नैरेटिव ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों को गलत दिशा में हमारी बातों को लेके जाते हैं। एक नैरेटिव मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, बार बार संविधान बदल देंगे। अगर देखा जाए 1947 में हम स्वतंत्र हुए और 1949 में हमारा ये संविधान वर्तमान में बना और सन 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। 1951 में, अब ये बड़ी बातें करते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बड़ी बात करते हैं अपोजिशन के राहुल गांधी और ये बात करते हैं। 1951 हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में दिया हुआ है कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। 1951 में पहला संविधान संशोधन नेहरू जी ने किया। उस संविधान संशोधन में उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को कटे रोकने के लिए 6 नए प्रोविजन, कई रीजन कि क्या रेस्ट्रिक्शन से आप अभिव्यक्ति की आजादी स्वतंत्रता को रोक सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण 1961 की बात है। 1961 हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार, देश का कोई भी